हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल जीके लर्निंग विथ मी में स्वागत है। आप यूट्यूब में जाइए और हमारे चैनल जीके लर्निंग विथ मी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। हम रोज़ जीकेज के वीडियो बनाएंगे और इस पे डालेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का स्टार्ट हुआ था। चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या रही? भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या, कैसे भारतीय इतिहास शुरू हुआ, वो हम सब पढ़ेंगे। क्या क्या इसके अंदर पढ़ा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि का पहला टॉपिक हमारा है अध्ययन में भौगोलिक दृष्टिकोण। अध्ययन में भौगोलिक दृष्टिकोण कैसे आता है? भौगोलिक दृष्टिकोण जैसे हम अध्ययन में पढ़ सकते हैं, जैसे आकृति का महत्व है। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आकृति के द्वारा जाना जाता है, और भारत की आकृति भी वैसी ही है। जैसे हम पढ़ें, जैसे कि उत्तर में पर्वतमाला एवं दक्षिण में समुद्र तटीय प्रदेश, और इसकी भी जैसे काफ़ी भारत की सैनिक दृष्टि से रक्षा भी की जाती है हमारी इसके द्वारा। दूसरा हम अध्ययन में भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे प्राकृतिक एवं जलवायु का प्रभाव। निर्जलीकरण एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से मध्य एशिया की कुछ जातियों को भारत की उत्तरी सीमाओं की ओर जाने को विवश किया। जैसे कि उनमें एक जाति थी कुषाण जाति थी। वो जबरदस्ती भारत में घुस आए और अंत में उसने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें भारत और मध्य एशिया दोनों सम्मिलित थे। अब हम उसके बाद अध्ययन करते हैं कच्चे माल के वितरण के आधार पर कि इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण दिशा में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का कारण था मौर्य सम्राट दक्षिण में स्थित कोलार के स्वर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार में करना चाहता था। कि भारत में क्या था, ये हमने सुना भी है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों ने इन भौगोलिक दृष्टियों को ध्यान में रखना होता है ताकि वे ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को भलीभांति समझ सकें। और ऐतिहासिक अध्ययन के दौरान विविध प्राकृतिक संचार मार्गों पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है। और चौथा पॉइंट हमारा है पिछले युगों की भौगोलिक संकल्पना का अध्ययन, कि इससे पहले वाली सदी में कौन कौन सी भौगोलिक संकल्पनाएं थी, उनमें ऐतिहासिक अभिलेखों में क्या क्या भौगोलिक लक्षण और स्थानों का उल्लेख पाया जाता है। जैसे हम भौगोलिक लक्षणों के आधार पर कई स्थानों का अध्ययन करते हैं, जैसे कौसाम्बी, तक्षशिला, राजगृह आदि। इनके अलावा भी हैं और पर्वत, नदी तंत्र आदि के आधार भी हम इनकी भूमिका भारतीय इतिहास में रखते हैं। अब हम उसके बाद बात करेंगे कि भारत की भू आकृति एवं उसके प्राकृतिक क्षेत्र। भारत की भू आकृति एवं उसके प्राकृतिक क्षेत्र। पहले हम बात करेंगे भू आकृति की। भारत में 3 भू आकृतिक भाग हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तर में प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, दूसरा गंगा का कछारी मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीप। पहले हम बात करेंगे उत्तर में प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, जो क्या है, हिमालय तथा उससे जुड़ी हुई पूर्व एवं पश्चिम की अन्य पर्वत श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें, हिमालय को 3 प्रमुख देशांतरीय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो बाह्य हिमालय श्रेणियां, और एक उप हिमालय श्रेणियां जो 6000 से 10,000 फुट ऊंचाई तक की अनेक गौण पर्वत श्रेणियां, और एक तीसरा है आंतरिक हिमालय पर्वत श्रेणियां। और आंतरिक हिमालय पर्वत श्रेणियां, गंगा का कछारी मैदान। दूसरा पॉइंट, गंगा का कछारी मैदान कौन सा है? जो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी से सिंधु नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। और तीसरी बात करते हैं हम प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप क्या था? प्रायद्वीप भूपटल के स्थायी और भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक सेल समूह है। प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा को एक ऐसी रेखा के रूप में देखा जा सकता है जो कूच से आरंभ होकर अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिमी पार्श्व के किनारे किनारे दिल्ली के समीप तक, वहां से मोटे तौर पर गंगा यमुना के समानांतर राजमहल की पहाड़ियां तथा गंगा नदी के डेल्टा तक पहुंची। अब हम उसके बात करते हैं
बात की हमने भू आकृतिक क्षेत्रों की बात कर ली, कौन कौन से थे, प्रायद्वीप, गंगा का कछारी मैदान, उत्तर में प्रायद्वीपेतर पर्वत श्रेणी। अब हम उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक क्षेत्र। बलूचिस्तान पहला है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हम अध्ययन करेंगे एग्जाम की दृष्टि से मुख्य प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रेणी बलूचिस्तान को सिंध से अलग करती है? कौन सी? किरथर पर्वत श्रेणी। नोट में लिखा हुआ है, किरथर पर्वत श्रेणियां बलूचिस्तान को सिंध से अलग करती हैं। इसकी पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान की कौन सी है? ईरान है, और उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान है। बलूचिस्तान का समुद्र तट मकरान तट के नाम से विख्यात है, यह भी एक बढ़िया प्रश्न है। और बलूचिस्तान मूलतः शुष्क और पहाड़ी इलाका है, यह आपको पता है, जिसमें कुछ थोड़ी सी नदी की घाटियाँ हैं। और यहाँ पे प्रमुख नदियाँ भी हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी। उत्तर में कौन सी नदी है? जोब और गोमल। मध्य में कौन सी है? बोलन। दक्षिण में कौन सी है? दास्त और केज। अब हम उसके बाद अध्ययन करेंगे उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से? पेशावर का मैदान, कोहत एवं बन्नू का मैदान, 2 हो गई। तीसरा है पेशावर मैदान के उत्तर पूर्व में, पेशावर जो मैदान है उसके उत्तर पूर्व में कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश, जिसमें कौन 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 से क्षेत्र मान लो? स्वात, चित्राल आदि। फिर हम बात करते हैं चौथा क्षेत्र कौन सा है? सिंधु नदी का जो ऊपरी प्रवाह है, जो इस प्रदेश की पूर्वी सीमा, ये आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिंध की। सिंध, यह ऊपरी सिंध घाटी है, ऊपरी सिंध घाटी है, जिसमें घाटी के पूर्वी व पश्चिमी भाग डेल्टा, रेगिस्तान, रेगिस्तान कौन सा? राजस्थान का थार, एवं किरथर गिरिपीठ श्रृंखला शामिल है इसके अंदर। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है फिलहाल। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग पोटवार पठार, दूसरा भाग है पंजाब की विभिन्न नदियों के दोआब जो सतलज तक फैले हुए हैं। वो जो पोटवार पठार है वो सिंधु नदी व साल्ट पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? हिमालय के आंतरिक, बाह्य एवं मध्य क्षेत्रों को घेरे हुए है। लद्दाख आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आता है, और कश्मीर के मध्य में एक प्रमुख घाटी है। अब उसके बाद कई क्षेत्र आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात आदि आदि। उसका भी अलग महत्व है, जैसे राजस्थान में पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इनको अरावली पहाड़ियाँ 2 क्षेत्रों में विभाजित करती हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तीनों गंगा के लिए प्रसिद्ध है। कैसे हुई? कि इसके अंदर ऊपरी गंगा, जो गंगा यमुना का द्वार, मोटे तौर पर कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम बात करते हैं मोटे तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, जो राजमहल की पहाड़ियों तक चला गया, बिहार की बात हो गई। फिर जो निम्न गंगा घाटी है वो कहाँ जाती है? बंगाल में जाती है, इसलिए बंगाल भी इसके लिए विख्यात हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है। असम, असम क्या है? असम की बात करते हैं तो असम एक केंद्रीय भाग, असम का जो केंद्रीय भाग क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी है। साथ ही इसमें अनेक प्रदेश हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय आदि हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख भाग हैं, मालवा का पठार जो उपजाऊ है, नर्मदा और उसकी सहायक नदियाँ इसमें से होकर बहती हैं। दूसरा बुंदेलखंड, जो उबड़ खाबड़ और पहले की भाग की तुलना में अधिक शुष्क है। कौन सा हो गया मध्य प्रदेश में? मालवा का पठार और बुंदेलखंड। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? दक्कन के उत्तरी हिस्से से मिलती हैं अनेक नदियाँ, इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। यहाँ पे जो भूमि होती है वो ढलनदार मैदानों का होती है, और इसके बीच बीच में चौरस शिखरों वाली पहाड़ियाँ होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक। महाराष्ट्र जैसे उत्तरी दक्कन का हिस्सा है, तो कर्नाटक दक्षिणी दक्कन पठार का हिस्सा है, ठीक है। इसका अर्धभाग कृष्णा और उसकी सहायक नदियाँ हैं, जबकि तुंगभद्रा और कावेरी इसका दक्षिणी अर्धभाग है। उत्तरी अर्धभाग कौन सा है? कृष्णा और उसकी सहायक नदियाँ, तुंगभद्रा और कावेरी इसका दक्षिणी अर्धभाग। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से निर्मित जो दोआब होता है वो रायचूर दोआब कहलाता है। ये एक प्रमुख प्रश्न बनता है यहाँ पे, कि मैंने लिखा भी है, ये रहा, आप पढ़िएगा। इनके अंदर कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दोआब को रायचूर दोआब कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैं आंध्र की, केरल की, तमिलनाडु की, उड़ीसा की, गुजरात की। गुजरात, इसकी 3 इकाइयाँ हैं, कूच, काठियावाड़ के प्रायद्वीप और मुख्य भूमि गुजरात। उड़ीसा, यहाँ पे महानदी, वैतरणी नदियों का डेल्टा है। उत्तर में पहाड़ियाँ की श्रेणियाँ हैं। आंध्र प्रदेश, इसके भी 2 भाग हैं, कौन कौन से? तटवर्ती भाग आंध्र और भीतरी भाग तेलंगाना। वो ये इसका अधिकांश हिस्सा कृष्णा और गोदावरी की नदियों की घाटी से बना होता है। तमिलनाडु भी कृष्णा नदी के दक्षिण में है, मूलतः समुद्र तटवर्ती प्रदेश है। केरल, यह संकरा तटीय मैदान है, जिसे 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग।
इसी के साथ ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने नोट्स में ये नहीं लिखा था, पर मैं बता देता हूँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं भारत के विद्वानों ने उन्हें 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो आकर्षण क्षेत्र, एक अलग थलग क्षेत्र और एक अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्र। आकर्षण क्षेत्र, एरियाज ऑफ अट्रैक्शन, जो प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं जो हमेशा से प्रमुख ऐतिहासिक साम्राज्यों के केंद्र हैं उन्हें एरियाज ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और जो एरियाज ऑफ आइसोलेशन मतलब अलग थलग क्षेत्र हैं, यानी पहाड़ी प्रदेश और उनसे संबंधित जो जंगली झंखाड़ वाले भूभाग हैं उन्हें अलग थलग क्षेत्र कहा गया है, जिसमें किसी प्रदेश की जनसंख्या का बचा कुचा भाग और विविध हमलावरों द्वारा मैदानी भाग से उन्हें खदेड़ दिया गया हो, इस दोनों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्र, यानी एरियाज ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। अब हम बात करते हैं प्रमुख संचार मार्ग। प्रमुख संचार मार्ग वैसे तो दो ही हैं, बाह्य मार्ग और आंतरिक मार्ग। बाह्य मार्ग के अंदर हम अध्ययन करते हैं कौन से? उत्तर पश्चिम में सर्वप्रमुख मार्ग है खेबर और गोमल और बोलन। खेबर क्या एक दर्रा है, गोमल और बोलन एक नदी है। वो कहाँ है? हमने पढ़ा था अभी कुछ समय पहले, आपको ध्यान में आया मैं दिखा देता हूँ। 2 नदियाँ हैं, कहाँ पे पढ़ा था मैंने? बलूचिस्तान में बताया था, उत्तर में गोमल, मध्य में बोलन नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंतरिक मार्ग की। आंतरिक मार्ग, इसके अंतर्गत कई उपमार्ग हैं। पहला उपमार्ग पश्चिमी पंजाब से सिंधु नदी की घाटी के निचले हिस्से या कहें कि सिंध तक जाता है। दूसरा दिल्ली, मथुरा, आगरा से क्षेत्र से पश्चिमी भारत जैसे गुजरात आदि की ओर जाता था। तीसरा इलाहाबाद के आसपास से आरंभ होकर मध्य भारत में मालवा के पठार से होता हुआ गंगा घाटी और दक्कन के बीच संबंध स्थापित करता था। इसी के साथ हमने आज हमारे इस टॉपिक में भारत के इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि कि भारत के इतिहास में भारत का इतिहास जहाँ से शुरू होता है उसमें भूगोलिक जो पृष्ठभूमि क्या है वो देखी आज हमने। तो इसी के साथ हमारे आज का जो जीके का टॉपिक है वो था भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि। और हम कल बनाएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक। आज था प्राचीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक, कल बनाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक। वो भी कुछ होगा 10वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत मध्य एशिया और पश्चिम से भारत की ओर तुर्कों का प्रसार, वो वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।